अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे ज़रा चाइना की और चाइना के साथ अमेरिका की जो कोल्ड वॉर चल रही है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना के साथ वो कोई डील नहीं करेंगे क्योंकि उइगर मुस्लिम्स के साथ जिस तरह का रवैया है चाइना का, उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है अमेरिका ने। और अमेरिका ने ये भी कहा है कि ये लोग जिन जिन लोगों को उन्होंने जेलों में बंद कर रखा है, उनसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं और वो सामान बाकी दुनिया को वो दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी वो पाबंदी लगाने जा रहे हैं। साथ साथ यूएई भी लगता है कि अमेरिका का साथ देने चला है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, सारी बातें, और हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है और चाइना को कितना टफ पड़ सकती है ये बात जो अमेरिका की तरफ से चली है। जाहिर है अमेरिका भी सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री वही है। हमें जी भारत से ज्वाइन करेंगे अम्बेसडर अशोक सज्जनहार। आप सब जानते हैं सर को। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू, सर ग्रेट एक प्लेजर। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये स्टोरी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है और आखिरकार किसी ना किसी ने आवाज उठाई उइगर मुस्लिम्स के लिए और अमेरिका ने जो है वो पॉइंट आउट किया और सारी बातें जैसे मैंने कही अपने इंट्रो में। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोल्ड वॉर किस तरफ को जाएगी? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं आरजू, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा जो ये वीगुर्स का जो मामला है, ये अभी अभी शुरू नहीं हुआ है। आपको मालूम है, ये तो पहले से चल रहा है। वहां पर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी अमेरिका ने और काफी जो पश्चिमी देश हैं, उन्होंने मिलकर इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था वहां पर बहुत अत्याचार हो रहा है। वहां पर करीब 1 मिलियन से ज्यादा, 10 लाख लोगों से ज्यादा चीन ने, जो उइगर मुसलमान हैं, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला हुआ है। और चीन कहता है नहीं, ये कंसंट्रेशन कैंप्स नहीं है, परंतु ये एजुकेशन सेंटर्स हैं। ये उनको स्किल्स देते हैं, उनको उनकी ट्रेनिंग करते हैं, सॉरी, उनका स्किल डेवलपमेंट करते हैं वगैरह। तो ये कंसंट्रेशन कैंप्स नहीं है, परंतु वहां से बहुत से ऐसे लोग बाहर आ चुके हैं। अगर आप देखें किर्गिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि किर्गिज लोग भी काफी हैं जो वहां पर शिंजियांग में रहते हैं, और उनको भी, उनकी भी जो फैमिलीज हैं, उनको भी उन्होंने काफी लोगों को वहां पर उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला है। यहाँ तक कि वहाँ की जो मस्जिदें हैं, वहां पर उनको तोड़ दी गई हैं। जहां पर मस्जिदें थी वहां पर उन्होंने पब्लिक टॉयलेट्स बना दिए हैं चीन में। यहाँ पर आपने कहा है फोर्स्ड लेबर के अलावा अलावा वहां पर फोर्स्ड स्टेरलाइजेशन होता है, फोर्स्ड रेप्स होते हैं वहां पर। और ये सब जो अकाउंट्स हैं, ये बाहर आ रहे हैं। जो कुछ लोग वहां से एस्केप कर पाए हैं, उन्होंने भी ये कहा है जो ऐसे वहां पर हालात बहुत खराब हैं। और जो छुप कर वहां से लोग निकल आए हैं, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, कुछ लोग लंदन भी पहुंच गए हैं, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू दिए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं, जो उन्होंने पहले ही ये शुरुआत की थी, करीब 22-24 देश ऐसे थे जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी और वहां पर यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को दिया। परंतु इसके बाद चीन अपने और जो उसके सपोर्टर्स हैं, क्योंकि हमको ये ध्यान रखना चाहिए, जो चीन के जिसे कहते हैं ना, पॉकेट्स बड़े डीप हैं, और वो अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी इस्तेमाल करता है बहुत उसका, और वो दबाव डाल सकता है, दूसरे देशों पर प्रेशर डाल सकता है। और उसने करीब अगर 22-23 लोगों के दस्तखत करवा कर, अगर अमेरिका ने ये वाला एक पिटिशन दिया वहां पर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, तो चीन ने करीब 40 से ज्यादा देशों से ये लिखवा लिया। नहीं, जो कुछ चीन कर रहा है वहां पर, वो आतंकवाद के विरुद्ध कर रहा है, टेररिज्म के अगेंस्ट कर रहा है, और उनको एजुकेशन देने के लिए कर रहा है। तो इसीलिए अब वहां पर तो ऐसे हालात हो गए हैं। और अब अमेरिका ने ये जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं बीजिंग में फरवरी 2022 को, उसमें भी उन्होंने कहा है जो हम डिप्लोमेटिकली और ऑफिशियली उसको बॉयकॉट करेंगे। हम, हमारे जो एथलीट्स हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, वो तो वहां पर जाकर शिरकत करेंगे, परंतु कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो शुरुआत इसमें की अमेरिका ने, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया, यूके ने ज्वाइन किया, कनाडा ने ज्वाइन किया, और आज खबरें आ रही हैं जो जापान ने भी उसको ज्वाइन कर लिया है। तो इसीलिए ये प्रेशर तो चीन के ऊपर बनाने का प्रयास हो रहा है।
परंतु इसका कितना असर पड़ेगा चीन के ऊपर, ये फिर देखने वाली बात है। और जहां तक आपने यूएई की बात कही, वो बिल्कुल ठीक है। पूरी खुले तरीके से चीन उसको दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, उसको चुनौती दे रहा है अमेरिका को, जो अब आप जैसी नंबर वन सुपर पावर अपने को समझते हो और पूरी दुनिया में आपका जो दबदबा है, डोमिनेशन आप करना चाहते हो, वो नहीं चलेगा। और चीन भी कह रहा है जो हम बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं, हमारी मिलिट्री पावर बहुत है, हमारा पॉलिटिकल पावर बहुत है, और इसके लिए तो हम आप हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ हम काफी हद तक आगे चले हैं, परंतु जो कोल्ड वॉर 1 था, जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में था, उसमें और अभी का जो कोल्ड वॉर है उसमें काफी अंतर भी है। और अगर आप चाहे उसके बारे में हम बात कर सकते हैं आगे चलते हुए। परंतु जो इन दोनों देशों के लिए और जो और देश हैं उनके लिए आगे जो वक्त है, काफी टेंस और स्ट्रेसफुल हो सकता है। बिल्कुल सर, हम ये भी ज़रूर आपसे समझना चाहेंगे कि क्या दोनों के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही है उससे बाकी दुनिया पे क्या असर हो सकता है, और स्पेशली पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के जो टर्म्स हैं वो चाइना से भी बड़े अच्छे हैं, जैसे आप जानते ही हैं कि चाहे वो बिजनेस का, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई दोस्ती नहीं है, बिजनेस है। और यही चीज़ हम अमेरिका के साथ भी हमारी है कि कभी आईएमएफ के लिए जाते हैं, कभी कुछ और हमें फैसिलिटीज चाहिए होती हैं यूएस से। तो पाकिस्तान कैसे बैलेंस कर पाएगा दोनों एक तरह की पावर्स को इस तरह, क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों ही स्ट्रांग पावर्स हैं मेरे ख्याल से। तो देखिए, पाकिस्तान को अपने आप अपने पांव पर खड़े होने का ये कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी का वो क्रचेस का सहारा लेकर किसी के ऊपर। पहले हम देख रहे हैं 1947 से जब से आज़ादी हुई, तब से अभी तक हाल में काफ़ी हद तक अमेरिका के ऊपर उसका डिपेंडेंस था, और अब हम देख रहे हैं जो ज़्यादा उसका डिपेंडेंस चीन के ऊपर हो रहा है। देखिए, ये क्योंकि वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है, जो हमको मालूम है जब भी उसको कुछ पैसे की जरूरत होती है, वो चीन के पास जाता है। जब उसने सऊदी अरेबिया को पैसा लौटाना था तो चीन के पास गया, चीन से उसने पैसा लिया है, और फिर वो चीन का साथ दे रहा है, जिसे वो कहा जाए वेस्टर्न फ्लैंक से भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो मतलब अगर ये दोनों देश, चीन और पाकिस्तान, दोनों साथ साथ मिलकर भारत के ऊपर ऐसा दबाव दबाव डालते हैं, परंतु इसमें अपनी जो भी इंडिपेंडेंस है, जो भी स्वतंत्रता है, अपनी जो सॉवरेंटी है, मेरे विचार से वो काफी हद तक पाकिस्तान खो रहा है। और ये बहुत ही मेरे विचार से पाकिस्तान के लोगों के लिए, वहां के जो आवाम है, उसको ये इसके बारे में देखना चाहिए, उसको इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे जो एग्जाम्पल, एक उदाहरण बिल्कुल हाल ही में हुआ है। अब 100 से ज्यादा देशों को अमेरिका ने बुलाया था ये समिट फॉर डेमोक्रेसी में, उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया गया। हालांकि दुनिया में काफी ये प्रश्न चिन्ह उठे जो भाई पाकिस्तान में कैसी डेमोक्रेसी है जो आपने उसको बुलाया है। परंतु आपने जो और देश हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, जहाँ की डेमोक्रेसी, भूटान में तो नेसेंट डेमोक्रेसी है, परंतु उसको अगर आपने इनकरेज करना है, प्रमोट करना है, तो उनको जरूर उसमें शिरकत होनी चाहिए। परंतु पाकिस्तान को बुलाया गया। बहरहाल जो भी उनकी कंसिडरेशंस थी, मे बी केवल जैसा सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके ऊपर नहीं केवल, परंतु जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस को लेकर जो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहे। आफ्टर ऑल पाकिस्तान का जो यहाँ पर जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो काफी बड़ी है। जो उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो काफी मायने रखता है, स्ट्रेटेजिक उसकी सिग्निफिकेंस है। तो ये कुछ जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस को मद्देनजर रखते हुए शायद अमेरिका ने इनवाइट किया होगा, परंतु फिर आखिरी मौके पर पाकिस्तान ने इस समिट में शामिल होने से मना कर दिया। अब मुझे नहीं मालूम है, अब ये प्रश्न शायद आप
ज्यादा अच्छा बता पाएंगी आरजू, और मैं चाहूंगा अगर आप मुझे थोड़ा ये मेरी ज्ञान में वृद्धि कराएं, जो पाकिस्तान ने असल में क्यों नहीं गया। क्योंकि देखिए, दो चीजें हैं। कुछ सुनने में आया है, वो कहता है भाई चीन को नहीं बुलाया है तो हम भी नहीं जाएंगे। तो मतलब ये तो बहुत ही अजीब बात लगती है, जो भाई अ, ये बिल्कुल ही आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स, आपको मालूम होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम तो आपका डिफरेंट है। चीन का सिस्टम है कम्युनिस्ट, वहां का वो है, और आप कहते हैं डेमोक्रेसी है, तो क्या ये मेरे विचार से बड़ा अच्छा मौका था पाकिस्तान के लिए बताने के लिए जो हमारी जो डेमोक्रेसी है बहुत ही रोबस्ट है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही विगरस है। और उस हैसियत से वो उस पूरे जो 100 देश हैं दुनिया में डेमोक्रेसीज, उसमें वो आते शामिल होते। परंतु अब ये कहना, जो क्योंकि चीन नहीं गया है या चीन ने दबाव डाला होगा, जो क्योंकि वो इसके ऊपर ये बताना नहीं चाहते भाई अमेरिका की जो ये इनिशिएटिव है ये सफल हुई है, ये सक्सेसफुल है, तो इसीलिए जितने कम देश उसमें शामिल हों वो उनके लिए अच्छा होगा, और वो अमेरिका के लिए थोड़ा सा ये होगा, उसको धक्का लगेगा, पुशबैक होगा। तो क्या अमेरिका चीन के दबाव में ये नहीं गए हैं? तो इसका प्रश्न का उत्तर अगर आप दें तो बड़ा अच्छा होगा। परंतु ये जो पाकिस्तान है मेरे विचार से ये अपने जो कार्ड्स उसके हाथ में है उसको वो बेटर उसके साथ डील कर सकता है। परंतु मुझे लगता है, क्योंकि जब ऐसे दो देश होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, परंतु हम जानते हैं अपने ही पड़ोस में काफी ऐसे दो देश हैं जिनके पड़ोसी हैं, चाहे चीन है और भारत है, चीन है और रूस है, वो अपनी जो ये इस पोजीशन को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके दोनों देशों से अच्छा फायदा उठाते हैं और दोनों देशों से अच्छे अपने संबंध बनाकर रखते हैं। परंतु यहाँ पर मेरे विचार से पाकिस्तान तो बिल्कुल एज अ सरोगेट स्टेट ऑफ चाइना वो बनकर आ रहा है, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी विदेश नीति को कैसे वो आगे लेकर जाए, वो ऐसा लगता है बिल्कुल भी कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या लेना नहीं चाहता है। और इतना ज्यादा वो बोझ के नीचे दब गया है चीन के, जो कुछ उसके हाथ जैसे कहें उसके पीठ के पीछे बंधे हुए हैं, वो अपने आप कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता है। तो इसमें थोड़ा सा सोचने की जो वहाँ की लीडरशिप है और जो वहाँ के लोग हैं उनको शायद सोचने की जरूरत है, जो उनको अच्छे तरीके से बैलेंस करना चाहिए। मैं अपना उदाहरण दूंगा, भारत का उदाहरण दूंगा। जो भारत के संबंध अमेरिका के साथ बड़े अच्छे हैं और पिछले 20 साल से बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो भी वहां पर राष्ट्रपति आए हैं उन सभी ने भारत के साथ जो संबंधों को है आगे बढ़ाया है। उसके साथ साथ रूस भी हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है, हमारा बहुत ही अभिन्न मित्र है, जब से हमारी वो सहायता कर रहा है। अब थोड़े उसके बीच में उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, फ्लक्स होता है, परंतु फिर भी हम अपने संबंधों को रूस के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप तो बहुत ही आपकी अच्छी पैनी नजर है, बहुत ही शार्प आप नजर रखते हैं जो क्या हो रहा है। आपने देखा है अभी राष्ट्रपति पुतिन आए थे यहाँ पर, कुछ ही घंटों के लिए आए, परंतु इसका मतलब ये है, दो चीजें हैं, जो वो भारत के साथ संबंधों को आरजू इतनी अहमियत देते हैं, इतना महत्व देते हैं, जो वहां से वो 6-8 घंटे की फ्लाइट आते हैं, यहाँ पर कुछ घंटे रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और इसका मतलब है जो वो भारत के साथ जो पार्टनरशिप है, हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसका बहुत महत्व है दोनों देशों की नजरों में। तो इसीलिए भारत जैसे अपने रिलेशंस को बैलेंस कर रहा है, और ये भी जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है तो तब से ये राष्ट्रपति पुतिन की अपने देश से बाहर केवल दूसरी विजिट थी। तो और उन्होंने दूसरी विजिट या बायलैटरल विजिट पहली थी जो भारत में आए, उसके लिए उन्होंने भारत को चुना। तो इसका मतलब है जो संबंधों को वो बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान भी चीन और अमेरिका के बीच में अपने संबंधों को बैलेंस करे तो उसको भी फायदा होगा, और अपनी जो उसकी रीढ़ की हड्डी है
वो थोड़ी सीधी हो जाएगी, बहुत ही झुक गई है। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक दो चीजें जरूर कहना चाहूंगी। पहले जी तो बिल्कुल मेरा ख्याल से कई लोगों से बात भी हुई है, यही कहा जा रहा है कि चाइना के दबाव में आके ये नहीं गए उस समिट में जो इन्हें जाना चाहिए था। दूसरा ये पाकिस्तान जिस हिस्से में बना है उसमें, यानी हिंदुस्तान से निकल के जिस हिस्से में बना है, यहाँ पे वो एक अंग्रेजों ने एक वर्ड निकाला है ना, इमोशनल फूल्स। तो यहाँ पे हम्म। इमोशनल फूल्स रहते हैं। हमें हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वो कह रहे थे पाकिस्तान को बैठने के लिए कहो तो ये लेट जाते हैं। तो उन्होंने इतना कुछ नहीं कहा होगा जितना इन्होंने रिएक्ट किया, और ये नहीं गए। ये चीज बहुत गलत कर रहे हैं, और जाहिर है ये चीज डिसबैलेंस हो जाएंगे इससे, क्योंकि अमेरिका से भी हमें हर वक्त काम पड़ते ही रहते हैं, और चाइना के साथ भी हमें बहुत ज्यादा, हमने लोन भी उठाए हैं, प्रोजेक्ट्स का भी एक प्रेशर है। लेकिन फिर भी बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि ये अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन सर एक चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि जी। जो यूएस है, उसने जो भी चाइना के साथ अभी उनके रिलेशंस चल रहे हैं या कोल्ड वॉर चल रही है, तो इसमें भारत क्या समझता है कि वहां पे आपको कितना फायदा हो रहा है या आपको नुकसान हो रहा है? क्योंकि आप लोगों के भी तो चाइना के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। हाँ, देखिए, चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि उन्होंने दो चीज़ें मैं इसमें कहूँगा। शुरुआत आपने जो कहा, जो अमेरिका और चीन के बीच के जो संबंध हैं, तो देखिए ये अभी से शुरुआत नहीं हुई है, ये शुरुआत हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप थे। मेरे ख्याल से 2017 में वो आए, और 2018 में उन्होंने उसके ऊपर ये सभी जो पेनल्टी टैरिफ्स है, वहाँ से एल्यूमिनियम आता है, वहाँ से स्टील आता है, सभी चीज़ें आती हैं। और उनके ऊपर, क्योंकि इनका ट्रेड बैलेंस इतना एडवर्स था, जो मतलब वो वहां से चीन से इंपोर्ट करते थे करीब $500 बिलियन, और यहां से अमेरिका से जो एक्सपोर्ट होता था करीब $100 बिलियन। तो मतलब जो एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड डेफिसिट था अमेरिका का चीन के साथ, $400 बिलियन से ऊपर था। तो इसके साथ उन्होंने वो उसके ऊपर दबाव डालना शुरू किया। और आपको याद होगा जो 2020 में, पिछले साल में जनवरी में, 15 जनवरी को उनका एक समझौता हुआ था, जिसमें चीन ने कहा था जो हर साल आगे चलते हुए हम $200 बिलियन एडिशनल इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से। तो ये तो था ट्रेड, क्योंकि जो राष्ट्रपति ट्रंप थे वो केवल ट्रेड को, अगर किसी भी देश के साथ अपने संबंधों को उन्होंने आंकना है, इवैल्यूएट करना है, तो वो उनको ट्रेड बैलेंस से पता चलता था। भारत के साथ भी उनका छोटा मोटा, मैं $400 बिलियन की बात कर रहा हूं, चीन के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट था। भारत के साथ करीब 20 बिलियन का था, परंतु फिर भारत के साथ भी उनके थोड़े ये कमेंट्स थे, उन्होंने भारत से भी जीएसपी विड्रॉ कर लिया वगैरह वगैरह। परंतु हम बात करते रहे जो इसको कैसे हम सुलझा सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। वो बात अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी चल रही है। तो ट्रेड के अलावा अब जो है, जो चीन ने करना शुरू किया है, वो पूरी दुनिया में ये बताना चाह रहा है जो उसका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है। नाउ इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू आइडियोलॉजीज, एक अथॉरिटेरियन सिस्टम की गवर्नेंस आइडियोलॉजी, और दूसरा डेमोक्रेटिक सिस्टम की। तो अब चीन बता रहा है जो हमारा सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर है एज कंपेयर्ड टू द अमेरिकन सिस्टम। और हमने देखिए, और वो उदाहरण देते हैं, जो आप देखिए कोविड-19 जो हुआ अमेरिका में, इसकी कितनी मार पड़ी है, और जो इतनी परिपक्व, इतनी जो डेवलप्ड, इतनी जो एडवांस्ड, इतनी जो प्रॉस्परस डेमोक्रेसीज हैं और जो वेस्टर्न गवर्नेंस सिस्टम्स हैं, उन सब ने ना तो हेल्थ इशू पर वो उसको कंट्रोल कर पाए अच्छी तरीके से, और ना ही उनकी इकोनॉमीज इसमें ठीक इसको डील कर पाई है। और उसके बनिस्बत अगर आप देखिए जो चीन ने क्या किया है, चीन ने वहां पर अपनी जो नंबर्स हैं उनको भी काफी कंट्रोल करके रखा है, जो कि इससे ग्रसित हुए हैं, इससे अफेक्टेड हुए हैं। और जितने लोग मरे हैं वो भी काफी कम हैं। और जहां तक उसकी इकोनॉमी है, आई थिंक चाइना इज वन ऑफ द वेरी फ्यू लार्ज इकोनॉमीज जिसका नेगेटिव वो नहीं गया है। परंतु उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी बहुत उठते रहे हैं, जो ये वुहान से निकला है, ये जानबूझकर इसको छोड़ा गया है या गलती से छूटा है, परंतु चीन से आया है, सो इसके पीछे चीन की क्या मंशा थी वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी स्पेक्यूलेशंस इंटरनेशनल उसमें
मीडिया में आती रही हैं, परंतु फिर भी चीन ये बताने का प्रयास कर रहा है जो उसने इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर काबू पा लिया है, और ये सब जो है डेमोक्रेसीज ये फेल हो गई हैं। तो अब यहाँ पर जो आगे चलते हुए, जैसे अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है, जो वी विल कोऑपरेट वेयर वी कैन, वी विल compete where we should, and we will confront where we must। तो मतलब जहां जहां वो, उनका ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्टेस्टेशन का है, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर वो चाहते हैं उनके साथ मिलकर बात की जाए और मिलकर कोई ना कोई हल निकाला जाए। जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको मालूम है COP26 ग्लासगो में उनका एक दूसरे दिन ही एक ये अनाउंसमेंट हुआ दैट चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों मिलकर वो बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में। परंतु अब जो ये मानव अधिकारों का हनन है, चाहे शिनजियांग में, चाहे तिब्बत में, चाहे हांगकांग में, या जो चीन दबाव डाल रहा है ताइवान के ऊपर, हर मतलब सप्ताह करीब 150 एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स उसकी एयर स्पेस को वायलेट करते हैं, जैसे उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं वहां पर साउथ चाइना सी में, और वो कहता है साउथ चाइना सी जैसे ये मेरे पर्सनल वाटर्स है, इट्स अ चाइनीज लेक, जो भी यहाँ पर आता है हमसे पहले इजाजत लेकर आए, जो भी इसके ऊपर हवाई जहाज उड़कर जाते हैं पहले हमसे पूछ कर जाए। तो ये सब जो उसका अग्रेसिवनेस है, जो एक्सपेंशनिस्ट है भारत के विरुद्ध, तो उसने किया ही है। तो इसमें इसके विरुद्ध अब अमेरिका ने कहा है जो वी हैव टू पुश बैक, हमें प्रेशर उसके ऊपर बनाना पड़ेगा, और भी जो डेमोक्रेसीज हैं, जो ये समिट फॉर डेमोक्रेसी हुआ है, इसी के लिए हुआ है जो सभी डेमोक्रेसीज को साथ में लाया जाए। और दूसरा है ये, जैसे मैंने बताया, ये जो ओलंपिक्स का ऑफिशियल डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है, ये भी है जो चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, और चाइना इससे डेफिनेटली इससे उसके ऊपर असर होगा। अब जो दूसरी बात आपने कही है, जो भारत कैसे इसको देखता है, इनके यूएस चाइना का जो कॉन्फ्रंटेशन है, इसमें देखिए हम नहीं चाहते जो ये कॉन्फ्रंटेशन उन दोनों देशों के बीच में हो। हम नहीं चाहते जो चीन ऐसी अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को आगे लेकर जाए। हम नहीं चाहते जो चीन इतना अग्रेसिव हो। ठीक है, वो बड़ी पावर बन रहा है, परंतु बड़ी पावर अगर सस्टेन होनी है तो वो उसको सभी देशों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। वही हम चाहते हैं, इसीलिए हम चीन के साथ भी हमारे चाहे बॉर्डर पर हो या और भी चीजें हो, हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। चीन कहता है बॉर्डर के जो नेगोशिएशन है उसको आप साइड में रख दीजिएगा, हमारे जो रिश्ते हैं उनको ठीक चलने दीजिएगा। हमने कहा ये नहीं मुमकिन है। जब तक बॉर्डर के ऊपर ठीक नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक और जो संबंध हैं वो ठीक नहीं चल सकते हैं। तो इसीलिए हम हर तरीके से अपने जो संबंध हैं, न केवल अमेरिका से, अब देखिए अमेरिका के साथ हमारे ये क्वाड का भी हो गया है, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, उसके साथ साथ हमारा ये जो वेस्ट एशियन क्वाड है वो भी शुरू हो गया है। दुबई है, भारत है, इजराइल है और अमेरिका है। तो हमारा बहुत, और रूस के साथ मैंने आपको अभी उदाहरण दिया है। तो ये नहीं है जो हम अमेरिका के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे चीन के साथ संबंध खराब है। हम हर देश के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एरिया हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हो, किसी भी प्रकार के संबंध हो, हम सबके साथ संबंध अच्छे बढ़ाना चाहते हैं। चीन के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध हम चाहते हैं, परंतु ये ना हो पाकिस्तान से हमें आतंकवाद का खतरा है, इसीलिए वहां पर बात नहीं आगे बढ़ती है। और चीन के साथ, क्योंकि देखिए 1993 से लेकर अभी तक आरजू हमारी 5 अग्रीमेंट्स थी, 1993 में, 96 में, 2005, 2012, 2013, जिसमें हमने कहा जो हम अपने बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रखेंगे, और कोई भी देश एक उधर
इतनी ज्यादा नंबर्स में, मात्रा में अपने सोल्जर्स को नहीं ले आएगा, अपनी एम्युनिशन इक्विपमेंट नहीं ले आएगा। इन सब को दरकिनार करते हुए चीन वहां पर ईस्टर्न लद्दाख में ले आया है, और अब वो अरुणाचल प्रदेश के वहां पर भी वो जिसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग करना और इंक्लूजन्स करना वो कर रहा है। तो जब तक ये चलता रहेगा तो भारत तो एक खुददार देश है, खुद मुख्तार देश है, अपनी सुरक्षा कर सकता है, करेगा। और जहां तक और देशों का की सहायता है, उनके साथ भी वो अपने को और आर्थिक तरीके से, मिलिट्री तरीके से अपने को और तरीके से तैयार करने में हम जुटे रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। और बिल्कुल अभी सारी दुनिया को, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके लिए वैसे थोड़ा सा ज़रूर परेशानी की बात होगी, क्योंकि जिस तरह से चाइना और यूएस के बीच में एक टेंशन शुरू हो गई है, जैसे आपने जिक्र किया कि पहले रशिया और अमेरिका में थी, तो अगर ये इसी तरह की चीज़ चाइना और इसके बीच में है, अमेरिका के, तो बाकी देशों को भी अभी सोचना होगा और पहले से ही अपनी तैयारी पकड़नी होगी, क्योंकि किस तरफ जाना है और किस तरफ की हवा चलती है वो पता लगेगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया है। ओके, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। हम मजीद जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आएंगी हम आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए और हमें ज़रा हम तक सही से समझ सकें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you, थैंक यू। Arzu. It's थैंक यू। always a pleasure to be with you. थैंक यू I सो wish मच you all सर। the best.